जब भी कभी मैनेजमेंट को इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे आए। बहुत बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर इन एग्जाम्पल से हम बहुत इजीली उन कंसेप्ट्स को प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल के बहुत आराम से समझ पाए। इसी लेगेसी को हम लोग अब आगे इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को 6 प्रिंसिपल्स करा दिए थे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी बचे हुए सारे के सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। आप सपोज करिए आप और आपका फ्रेंड जो है एक ट्रिप पर जाने के बारे में सोचते हैं किसी भी एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। आप डिसाइड करते हैं खर्चों को कैसे आपस में डिवाइड करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका फ्रेंड राहुल है उसकी अपनी एक कंपनी है और आप उसमें एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, मतलब दोनों दोस्त हैं। और इस केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो दोस्त है राहुल वो एक कंपनी है और आप जो है एक एम्प्लॉय है। अब फेयर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल का मतलब ये हो जाता है कि राहुल ये डिसाइड करता है कि खर्चों को हम किस तरीके से डिवाइड करें इस ट्रिप के अंदर। यहां पर डिवीजन ऑफ खर्चे में हमेशा फेयरनेस रहनी चाहिए, फेयरनेस और साथ साथ अफोर्डेबिलिटी। अगर हम देखते हैं राहुल एक कंपनी जो चला रहा है डजंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन द ट्रिप। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बहुत सारा पैसा ट्रिप पे खर्च करे, क्योंकि अगर बहुत सारा पैसा ट्रिप पे खर्च हो गया तो कंपनी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। और वो ये भी नहीं चाहता कि एम्प्लॉयज जो है अपने दिन को एंजॉय ना कर पाए। इसी वजह से दोनों ने ये डिसाइड करा कि वो रीजनेबल रेशो में राहुल पे करेगा एंट्रेंस टिकट वगैरह सब चीजों को। ही इनवाइट्स यू, मतलब उसने अपने दोस्त को बुलाया और सारे के सारे कॉस्ट स्नैक्स वगैरह ड्रिंक्स को इस तरीके से मैनेज करा कि दोनों ने फन भी बहुत लिया और ये भी फील नहीं हुआ कि उन्होंने ज्यादा खर्च करा या बहुत ज्यादा कम खर्च करा। अब इस फेयर कॉम्पनसेशन का रिजल्ट क्या निकला कि दोनों के दोनों हैप्पी हैं, एक्साइटेड रहे पूरे दिन के लिए। इन्होंने एंजॉय करी सारी राइड्स, बहुत हंसी मजाक करा। एक तरीके से हम इस एग्जांपल को रियल लाइफ में भी ले सकते हैं। एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग को बियर कर सके। जैसे कि मैंने बताया एम्प्लॉय का खर्चा राहुल की कंपनी ने इतना उठाया कि वो अम्यूजमेंट पार्क को एंजॉय कर सका, प्लस राहुल की कंपनी इतना ओवर स्पेंड भी नहीं कर रही है कि कंपनी लॉस में आ जाए। सेम कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा भी सैलरी ऑफर ना करे कि कंपनी लॉस में आ जाए। ये प्रिंसिपल इस बात को एम्फेसाइज करता है ओवरऑल पे और कॉम्पनसेशन जो होता है एम्प्लॉयज को के लिए फेयर होना चाहिए, साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए। यहां पर फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है ये बहुत बार पूछा जाता है। फेयर रेम्यूनरेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एम्प्लॉय और कंपनी। एम्प्लॉयज के लिए फेयर वेजेस दैट हेल्प देम टू मेंटेन एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयज को इतना पैसा मिले कि वो अपना घर खर्च अच्छे ढंग से चला सके। इसके अलावा जो भी सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है वो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा सैलरी देगी तो कंपनी लॉसेस में आएगी ही आएगी। ये एक तरीके से अप्रोच अच्छा रिलेशन डेवलप करती है वर्कर्स और मैनेजमेंट में। फेयर कॉम्पनसेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कम सैलरी देंगे तो कहीं ना कहीं स्टाफ को लगेगा आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा देंगे तो आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। और इससे एनकरेज होता है लॉयल्टी और कमिटमेंट एम्प्लॉयज का। नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको देखिएगा आपकी फैमिली के अंदर अगर डिसीजन आपके हेड ले रहे हैं, टॉप बॉडी ले रहे हैं, दादा दादी, तो हम इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसीजन टॉप बॉडी के हाथ में। और अगर ये डिसीजन सब में बट रहा है तो हम इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।
हम सबको पता है इंडिया एक बहुत वाइड कंट्री है, तो यहां पर एक पंचायत सिस्टम चलता है, पंचायत राज भी चलता है। इंडिया में पंचायत का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। इनके पास ये पावर होती है कि ये जो भी खर्चा है गवर्नमेंट का गांव पर होता है उसको खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। आपको क्या लगता है देश के हर गांव में कितना पैसा खर्च होना चाहिए? क्या देश के पीएम ले सकते हैं? अब अगर इतना सारा काम पीएम करेंगे तो फिर मेन चीजों पर ध्यान कहां से लगाएंगे? इसलिए उन्होंने ये डिसीजन डिस्पर्स कर दिया, अपने पास से नीचे की टीम पर ट्रांसफर कर दिया कि जो लोकल बॉडीज है वो खुद इजीली इस चीज को अच्छे ढंग से डिसाइड कर सकती हैं गांव देहात के अंदर कितना खर्चा उसके डेवलपमेंट में होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब डिसीजन जो होता है सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉडी के हाथ में होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जब ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है मल्टीपल इंडिविजुअल्स में चली जाती है, मतलब नीचे के मैनेजमेंट में भी आ जाती है। अब हम अब तक ये बात तो समझ चुके हैं कि सारा डिसीजन जब टॉप बॉडी लेगी सेंट्रलाइजेशन, और जब ये डिसीजन सब में बढ़ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, बट इसमें बैलेंस भी होना चाहिए। फ्योल ने इस बात पे फोकस किया है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ऐसा ना हो कि हम 100% पावर सबऑर्डिनेट्स को दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। मतलब हम कुछ पावर सबऑर्डिनेट को दें बट फाइनल अथॉरिटी जो है मैनेजर्स अपने हाथ में ही रखें। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कितना कितना होना चाहिए ये सब डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डिसेंट्रलाइज होंगे। ऑफ कोर्स रिलायंस एक बहुत बड़ी यूनिट है, सारे डिसीजन मुकेश अंबानी तो नहीं ले पाएगा ना, तो डिसीजन की जो पावर है वो नीचे डिस्पर्स कर दी गई है। लेकिन अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई एक शॉप होगी, वहां पर एक ऑनर है और 2 ही सेलमैन है, तो वो सेलमैन हर बात ऑनर से पूछ के कर सकते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? सेंट्रलाइजेशन में जैसे कि मैंने अभी बताया, एक शॉप पर 2 सेलमैन है, हर बात को अपने बॉस से पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन फास्ट हो सकता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट रख सकता है, इनोवेट बना सकता है उनको, और इवन देन रिस्पॉन्सिव भी कर सकता है। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे की टीम को डिसीजन में इन्वॉल्व करेंगे, वो डेफिनेटली इनोवेटिव भी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिव भी हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग? आई रिपीट, डिफरेंसेस को हमेशा बेसिस के पॉइंट के हिसाब से ही आप देखें। यहां पर जिस हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसका बेस है डिसीजन मेकिंग। नाउ द ऑप्शंस आर, सेंट्रलाइजेशन फोकस करता है सबऑर्डिनेट के इन्वॉल्वमेंट को, बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेंट्रेट करता है डिसीजन मेकिंग पावर को, बिल्कुल ठीक। सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में आ जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन वही पावर बढ़ जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेंट्रेट करता है डिसीजन मेकिंग में और डिसेंट्रलाइजेशन डिस्पर्स करता है, बिल्कुल ठीक। सेंट्रलाइजेशन जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था सेंट्रलाइजेशन हमेशा स्मॉल के लिए सुटेबल होता है। सेंट्रलाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नॉन प्रॉफिट, ये भी नहीं चलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलर चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो पॉइंट मैं आपको अभी इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। स्केलर चेन में सीधा से ये कहा गया है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा एक चेन में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ए कम्युनिकेट करता है बी से, बी कम्युनिकेट करता है सी से, सी कम्युनिकेट करता है डी से, ऐसे ही आगे कम्युनिकेशन चलेगा। सेम ए कम्युनिकेट करता है एल से, एल एम से, और ऐसे ही आगे चलेगा। स्केलर चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम हाईएस्ट रैंकिंग सुपीरियर टू द लोएस्ट रैंक। एक तरीके से ये कम्युनिकेशन की लाइन ऑफ अथॉरिटी को बता रहा है जो हाईएस्ट से लोअर की तरफ चल रही है। फ्योल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टेब्लिश एंड फॉलो अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ कमांड जरूर होना चाहिए, स्केलर चेन मतलब होनी चाहिए, ताकि सबको ये पता रहे कौन किससे बात करेगा और किस फ्लो में वो बात होनी चाहिए।
स्केलर चेन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमेशा इंश्योर करता है कि जो स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन में होनी चाहिए। आप खुद सोचिएगा, ए अगर डायरेक्टली डी से कम्युनिकेट करेगा तो बी और सी की एग्जिस्टेंस तो नील हो गई। तो ये वाली चीज फ्योल ने बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करा है कि ये चीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऑर्डर में ही चलना चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन है, कुछ भी है। मैनेजर और सबऑर्डिनेट शुड फॉलो टू दिस चेन, और जितने भी मैनेजर्स हैं, सबऑर्डिनेट है, ये भी इस चेन को फॉलो करें। ये नहीं कि ए ने बात करी बी से और बी डायरेक्टली बात कर रहा है ई से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉस है या सबऑर्डिनेट है, वो इस पूरी चेन को प्रॉपरली फॉलो करे। अब ये जो आपके सामने पिक्चर है, इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया है कि दो लाइन्स हैं बी सी डी ई एफ, और एक लाइन 2 है हमारी एल एम एन ओ पी। इफ ई नीड टू कम्युनिकेट विद ओ, ई को बात करनी है ओ से, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चलेंगे ई डी से, डी सी से, सी बी से, बी ए से, सो ऑन। इस तरीके से हम लोग बात करते हुए चलें, और या फिर सीधा सा एक रूल है, अगर इमरजेंसी है, आई रिपीट, अगर इमरजेंसी है तो ई डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। रिमेंबर, जो मैंने अभी आपको स्केलर चेन में स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं, वो ये है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी एक लाइन दूसरी लाइन से बात डायरेक्टली कर सकती है। दिस शॉर्टकट अलाउ ई टू डायरेक्टली कंटैक्ट ओ टू अवॉइड डिले इन क्रिटिकल सिचुएशन। यहां पर गैंग प्लैंक जो है हेल्प कर रहा है, ये मेथड बेसिकली गैंग प्लैंक एक मेथड है, ये मेथड हेल्प कर रहा है क्रिटिकल सिचुएशन में ई डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है। नाउ द एमसीक्यू, व्हाट डज द स्केलर चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट? द इनफॉर्मल लाइन, बिल्कुल गलत, इनफॉर्मल तो है ही नहीं, इट्स अ फॉर्मल लाइन। द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो हमने कहीं भी बात नहीं करी इसमें। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ये वाली अगर आपको पता हो, हमने सबसे पहली स्लाइड के अंदर इसी चीज को फॉलो किया था। रिप्रेजेंट द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। द हायरार्की ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी की तो कोई भी बात हमने स्केलर चेन में करी ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसको लाइव समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आज आप सब अपने अपने किचन में जाओ, किचन में जो मम्मा ने बॉक्सेस हैं, शुगर बॉक्स है या सॉल्ट बॉक्स है, इन सबको इंटरचेंज कर लो, इनका प्लेस चेंज कर लो। आपको मम्मी 2 मिनट में ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर समझा देंगी। जब मम्मी को बॉक्सेस अपनी जगह पर नहीं मिलेंगे, वो आपको ये ऑर्डर बड़े प्रैक्टिकल फॉर्म में समझा देंगे। यही बात फ्योल ने कही है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह की एक चीज है और हर चीज की एक जगह है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। According to Fjoll, this principle of order emphasizes people and material within an organization must be in a suitable place. आपको सोचिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल का ऑफिस रोज अपना प्लेस बदल दे, कभी ग्राउंड फ्लोर है, कभी टॉप फ्लोर है, पेरेंट्स को मिलने में दिक्कत होगी, उनका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऐसे ही आप मम्मा के किचन में सारे बॉक्सेस शफल कर दें, मम्मा को चाय बनाने में या खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें बॉक्सेस ढूंढने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर चीजें अपनी प्लेस पर नहीं होंगी तो हमारा काम करने का टाइमिंग बढ़ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी भी फेल हो जाएगी। तो यहां पर फ्योल ने यही बात बताई है कि अगर हम चीजों को अपनी जगह पर रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम ऑप्टिमम लगता है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और इसको हम लोग ऑर्डर लाइननेस भी कहते हैं। रिमेंबर, कभी भी अगर ऑर्डर लाइननेस किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता है। ऑर्डर लाइननेस का बेनिफिट क्या है? अगर आप देखिएगा, मैं इस लाइब्रेरी के अंदर ये सारी की सारी बुक्स इस शेल्फ में रख दूं और यहां से ये बुक्स इधर रख दूं, तो कहीं ना कहीं काम में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, टाइम ज्यादा लगेगा, चीजों को ढूंढना पड़ेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर लाइननेस जो है कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एज एम्प्लॉय कैन इजीली लोकेट द टूल्स, जब एम्प्लॉयज को पता होंगे उनके टूल्स की जगह कहाँ है और वो फिक्स है, मटेरियल है, ये सब चीजें जब फिक्स होंगी, कहीं ना कहीं उनका टास्क में एफिशिएंसी एनहेंस हो जाएगी।
नाउ द नेक्स्ट इज इक्विटी। अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा, आपको ये पिक्चर देख के लग रहा है कि ये कोई एमएनसी है और यहां पर अलग अलग कंट्री के एम्प्लॉयज हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब एम्प्लॉयज का जो प्रमोशन होता होगा, क्या वो कास्ट के हिसाब से होता होगा, जेंडर के हिसाब से होता होगा, नेशनैलिटी के हिसाब से होता होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जो प्रमोशन होता है वो सारा का सारा इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी स्किल्स के हिसाब से होता है। यही चीज फ्योल ने बताई है। इक्विटी एम्फेसाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉयज एज फेयरली एज पॉसिबल, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है आप उनको फेयर ट्रीट करें और इनको इक्वल ट्रीट करें। ये जो प्रिंसिपल है एनकरेज करता है काइंडनेस, जस्टिस, मैनेजरियल बिहेवियर में। अब इस प्रिंसिपल की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये प्रिंसिपल इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट करता है कि कोई भी जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन या प्लेसमेंट इस वजह से नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे नेशन का है, ये मेरी कास्ट का है। वहां पर सब चीजें फेयर होनी चाहिए। In modern multinational corporations, there is a growing trend of fostering a discrimination-free environment. आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये चीज बहुत अच्छी है। वहां पर इस बात पे कोई फोकस नहीं करता आप कहां से आए हैं, किस नेशन के हैं, सिर्फ इस बात पे फोकस करता है क्या आप में क्वालिटी है। अगर आप में क्वालिटी है, मल्टीनेशनल कंपनी आपको प्लेसमेंट और प्रमोशन दोनों ऑफर करती है। वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी एम्प्लॉयज के लिए, अपनी बैकग्राउंड के इररिस्पेक्टिव। नाउ एनालिसिस सेक्शन। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, फ्योल इसमें किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं? फर्स्ट, प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रीटिंग एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली, ये तो कहीं से कहीं रिलेट नहीं करता। फॉस्टरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के बिहेवियर में एक जस्टिस हो, काइंडनेस हो और सबके लिए फेयरनेस होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एनीथिंग। एनकरेजिंग इनइक्वालिटी, ये तो जस्ट इसका अपोजिट है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। रिमेंबर, यहां पर पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ। देखो, आप एक कंपनी में जॉब करने गए और उन्होंने भगवान ना करे आपको 3 दिन बाद बाहर निकाल दिया, तो आप क्या कहेंगे? एटलीस्ट वो कंपनी आपको इतना टाइम तो देती कि आप वहां पर अपनी एफिशिएंसी को शो कर पाते, अपना आउटपुट, अपनी स्किल्स को दिखा पाते। तो यहां पर फ्योल ने भी इसी बात को कहा है कि ये जो प्रिंसिपल है इस बात पे फोकस करता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमाइजिंग एम्प्लॉयज टर्नओवर, कि एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में मिलनी चाहिए और जब एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उनका टर्नओवर, जॉब छोड़ के जाना या उनको निकालना कम हो जाएगा। जब स्टाफ सेम होगा, स्टेबल होगा, जॉब से नहीं बाहर होगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएगा। आप लोग कभी भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस देखें, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब वो इन सब स्टेप्स को पूरा करने के बाद किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है अपना आउटपुट शो करने का। यही बात फ्योल ने कही है कि आप सिलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं और इस बात को एश्योर कर सकते हैं कि जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रोल के लिए वेल सूटेड है या नहीं है। लेकिन एक बार जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया तो उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आउटपुट को शो कर सके। तो यहां पर ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटीज एंड शो रिजल्ट्स इन देयर रोल। एम्प्लॉयज के पास एक सफिशिएंट टाइम हो ताकि वो अपने रोल को एक्सपोज कर सके, अपने रोल वाला आउटपुट दे सके। बेनिफिट क्या है इसका? रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। जब बार बार आप स्टाफ को बाहर निकाल रहे हैं, फिर नया रख रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉस्टिंग बढ़ेगी आपकी, क्योंकि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सेम एम्प्लॉय होने से आपका ट्रेनिंग कॉस्ट कम आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट्स लोग ज्यादा होंगे। एक ही स्टाफ बहुत सालों से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा,
और उससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी राइज होंगे। नाउ द एमसीक्यू सेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का प्राइमरी टारगेट क्या है? फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मिनिमाइजिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा। मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बाय मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। नाउ रिमेंबर, यहां पर एम्प्लॉय का टर्नओवर कम से कम हो और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मेंटेन रहे, यही इसका आंसर है। नाउ द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, क्लास के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैम बोलती है कि बेटा बोर्ड डेकोरेट करना है या हाउस का बोर्ड डेकोरेट करना है या कोई स्पोर्ट्स डे है उसमें एक टास्क दिया जा रहा है, तो क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो उस काम को करने के लिए खुद ही पहल करते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहां पर ये सब एम्प्लॉयज वो हैं जो किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं। इसी चीज को हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं। इनिशिएटिव एनकरेजेस वर्कर टू टेक इनिशिएटिव टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव में क्या होता है, फ्योल ने बताया कि एम्प्लॉय किसी भी काम को करने के लिए खुद पहल करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट हो सके। इनिशिएटिव कब होगा? जब स्टाफ में सेल्फ मोटिवेशन होगा, उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, उनकी थिंकिंग क्रिएटिव होगी और उनके अंदर टेकिंग फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, और उनको ये लगता होगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम कुछ नई नई चीजें भी सीखेंगे। इट इज कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। अब आपको देखिएगा जितने भी क्लास के अंदर बैक बेंचर हैं जो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इनिशिएटिव नहीं लेते, उनमें कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं आप में डेवलपमेंट हो, तो आपको क्लास की एक्टिविटीज में इनिशिएटिव लेना होगा। सेम अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है उनमें डेवलपमेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं इस क्वालिटी को अपने अंदर रखें कि उसे इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए लेना होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है इसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्टिवली एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट बना देता है, हर एम्प्लॉय खुद इनिशिएटिव लेना चाहता है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि जो भी हमारी कंपनी के सेल को 20% इंक्रीज करेगा उसको 1 लाख रुपीस का बोनस मिलेगा। तो एक तरीके से कंपनी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि हर एम्प्लॉय इस सेल के टारगेट को पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेगा। अब इनिशिएटिव लेने से क्वालिटी क्या क्या आती है? आप इनोवेशन हो जाते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं, आप प्रोडक्टिविटी को राइज करते हैं और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को लगता है कि वो एक तरीके से कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कंपनी ऐसा क्या करती है कि स्टाफ खुद इनिशिएटिव ले, तो सिंपल सी बात है, कंपनी जो है एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम तैयार करते हैं। अब अगर मान लिया एम्प्लॉय ने एक सजेशन दिया, उससे कॉस्ट कम हो गई, टाइम भी कम लगने लगा और उससे कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी हमेशा ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट उस एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है जिसके सजेशन से ये कंपनी को बेनिफिट मिल रहे हैं। What does the principle of initiative in management encourage? कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है मैनेजमेंट में किस चीज को एनकरेज कर रहा है? फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस विदाउट डेविएशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। एम्प्लॉयज सजेशंस दैट डोंट चेंजेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है इससे। वर्कर्स टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट इंप्रूवमेंट प्लान्स विद सेल्फ मोटिवेशन, बिल्कुल ठीक। जब भी बात सेल्फ मोटिवेशन की आएगी तो हम कहीं ना कहीं इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। फोस्टरिंग अ रिजिड तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प। आप एक छोटी सी बात सोचें, आप एक टीम में काम कर रहे हैं। लाइक अगर हम इस इमेज को देखते हैं तो ये 3 पर्सन काम कर रहे हैं और ये जो हैं बॉस हैं। अब होता क्या है, जब ये पूरी की पूरी टीम कामयाब हो जाती है तो बॉस कहता है कि ये सारे काम मैंने करे, मतलब मेरी गाइडलाइन से ये काम हुए हैं, मैंने कंपनी की सेल को 20% से राइज किया है। बॉस इन सब कामों में आई वर्ड का यूज करता है। आपको क्या लगता है, जब आप हो तो एक टीम, बॉस और आप एक टीम हो,
आपको क्या लगता है ये जो दो एम्प्लॉयज हैं इन्हें ये अच्छा लगेगा? ये कहीं भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ फील नहीं करेंगे। इसी बात को फ्योल ने बताया है। फ्योल के अकॉर्डिंग एस्पिरिट द कॉर्प का मतलब होता है प्रमोट करना एक टीम स्पिरिट को, यूनिटी और हार्मनी को एम्प्लॉयज के बीच में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज एक टीम के जैसे काम करें, उनके बीच में एक एडजस्टमेंट हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट बहुत सारे एक्टिवली एनकरेजमेंट्स करे, प्रमोट करे टीम वर्क को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एज इट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बताइएगा कौन सी बड़ी यूनिट एक या दो एम्प्लॉय से काम कर सकती है? कोई भी बड़ी यूनिट दो तीन स्टाफ से कभी भी काम नहीं कर सकती, उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है। तो इतने बड़े स्टाफ की हैंडलिंग सिर्फ टीम स्पिरिट से ही हो सकती है। अगर टीम वर्क होगा तो आपस में स्टाफ में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्लेसिंग आई विद वी। अगर आप देखिएगा पिछले एग्जांपल के अंदर बॉस हर बार आई का यूज कर रहा है कि मैंने ये काम करा, मैंने सेल टारगेट को इंप्रूव करा। लेकिन अगर वो इस आई की जगह वी करता है, हमने ये काम करा, हम सब ने मिलकर सेल टारगेट को पूरा करा, तो कहीं ना कहीं एक एस्पिरिट द कॉर्प आपस में कॉपरेशन टीम स्पिरिट की फीलिंग डेवलप होती है। मैनेजर शुड अडॉप्ट अ कलेक्टिव माइंडसेट बाय रिप्लेसिंग आई विद वी। मैनेजर हमेशा आई की जगह वी का यूज करें अपने सभी कॉन्वर्सेशंस में। इससे क्या होता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, स्टाफ के अंदर एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है टीम मेंबर्स के बीच में। अब इस टीम स्पिरिट का बेनिफिट क्या होता है? प्रमोटिंग टीम स्पिरिट मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टी। सीधी सी बात है, जब आपस में आप एक अच्छी टीम की फॉर्म में काम करेंगे तो एक दूसरे की कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, एक दूसरे में जो कमियां हैं उसको खुद ही सुधारने की कोशिश करेंगे, उससे पेनल्टी कम से कम हो जाएंगी। देन डिसिप्लिनरी एक्शंस मिनिमम हो जाएंगे और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट डेवलप होगा। प्राइमरी गोल क्या होता है एस्पिरिट द कॉर्प का? अगेन एमसीक्यू एनालिसिस सेक्शन फर्स्ट, एनकरेजिंग इंडिविजुअल अमंग एम्प्लॉयज, ये तो बिल्कुल भी नहीं। प्रमोटिंग हार्मनी एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज, एग्जैक्टली, स्टाफ में हार्मनी हो और यूनिटी हो। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, पेनल्टीज का तो यहां पर बात ही नहीं है क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर ये पढ़ा कि अगर यूनिटी होगा तो पेनल्टीज जो होंगी खत्म हो जाएंगी या मिनिमम हो जाएंगी। आइसोलेटिंग वर्कर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये तो इररिलेवेंट है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड आई ऑलवेज सेज, हमेशा चीजें टफ नहीं होती, उनको सिर्फ इजी बनाना पड़ता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।